सभी को नमस्कार। यजत एजुकेशन हिंदी व्याकरण की क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में विकारी शब्दों के अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ते हैं अविकारी शब्द। अविकारी शब्द और अविकारी शब्द है, इन्हीं को क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द। इन्हें हिंदी में क्या कहा जाता है? अव्यय भी कहा जाता है। जो अव्यय है, अव्यय शब्द का यानी शाब्दिक अर्थ देखें तो ये दो शब्दों का योग है। ये दो शब्दों का योग है। ए के साथ में वे, ए के साथ में वे। कहने का अभिप्राय ये है, दो शब्दों के योग से बना है। ए योग वे, यथार्थ जिसका कभी वे नहीं होता है। जिसका कभी, अव्यय किसे कहते हैं? जिसका कभी वे नहीं होता है। जिसका कभी वे नहीं होता है वो क्या कहलाता है? अव्यय कहलाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। तो हम कह सकते हैं अव्यय किसे कहेंगे? जिसका कभी नहीं वे नहीं होता है उन्हें अव्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अव्यय कहा जाता है। अयोग वे। या हम यह कह सकते हैं कि जिन शब्दों में लिंग, वचन, काल, कारक यानी लिंग, वचन, काल, कारक आदि के कारण कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है उन्हें अविकारी या अव्यय शब्द कहा जाता है। अव्यय शब्द कहा जाता है। अब जो ये अव्यय शब्द हैं, हिंदी भाषा में जो अव्यय शब्द हैं उनको कितने भेदों में बांटा जा सकता है या ये कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्यय के जो हिंदी भाषा में जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? भेद होते हैं चार भेद होते हैं। चार कौन कौन से? यानी अविकारी कह सकते हैं या अव्यय शब्द कह सकते हैं। कितने भेद हैं? चार भेद कौन कौन से? सबसे पहले हम कह सकते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। कौन से? क्रिया विशेषण अव्यय कह सकते हैं या क्रिया विशेषण है वो क्या एक विकारी शब्द है या अव्यय शब्द है। दूसरा हम कह सकते हैं कि संबंध बोधक अव्यय। दूसरा भेद कौन सा है? संबंध बोधक अव्यय।
तीसरा जो भेद है वो भेद है समुच्चय बोधक अव्यय। समुच्चय बोधक अव्यय। और चौथा जो भेद किया जाता है वो कहलाता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय। तो सबसे पहले जो भेद है वो क्या है? क्रिया विशेषण। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो शब्द यानी नंबर 1 क्रिया विशेषण, नंबर 2 संबंध बोधक, नंबर 3 समुच्चय बोधक और नंबर 4 विस्मयादि बोधक। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण कहते किसे हैं? तो हम कह सकते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। क्रिया विशेषण अव्यय कहा जाता है। जैसे कह दिया जाए यजत धीरे धीरे लिखता है। अब क्रिया क्या है? लिखना। क्या है? लिखना। और इस क्रिया की विशेषता क्या है? धीरे धीरे। क्या है? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे शब्द क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। क्या है? क्रिया विशेषण शब्द है। क्रिया की विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। इसी तरह कह दिया जाए कि मनीष तेज दौड़ता है। वाक्य का कर्ता कौन है? मनीष। क्रिया क्या है? दौड़ना। और क्रिया की विशेषता क्या है? तेज। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब ये शब्द है ना, इन शब्दों का कभी व्यय नहीं होता है। व्यय का अर्थ यह है कि कभी अपना रूप नहीं बदलते हैं। अगर मनीष के साथ में तो भी तेज शब्द का प्रयोग हुआ है, दौड़ना क्रिया से पहले। अगर यहां मनीष की जगह अगर बहुवचन होता, जैसे कहते लड़के, बहुवचन है, कहते लड़के तेज दौड़ते हैं। लड़के तेज दौड़ते हैं। अब क्रिया है, ये विकारी है, इसमें तो विकार हो गया, दौड़ता, दौड़ते। लेकिन तेज शब्द है, इसमें कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। अब मनीष तेज दौड़ता है, तेज दौड़ता था, या मनीष तेज दौड़ेगा, यानी किसी काल में हो इस शब्द पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब इसको क्या कहा जाता है? अव्यय शब्द कहा जाता है, अविकारी शब्द कहा जाता है। अब जो ये क्रिया विशेषण जो अव्यय होते हैं, इनको हम, इनके भी भेद होते हैं। इनके जो भेद हैं उसके 3 आधार होते हैं। यानी क्रिया विशेषण अवयवों को तीन आधारों पर बांटा जा सकता है। 3 आधारों पर बांटा जा सकता है। 3 आधार कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर इनको विभाजित किया जा सकता है। अर्थ के आधार पर किया जा सकता है
इनका विभाजन और रूप के आधार पर इनका विभाजन किया जा सकता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं कि प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के हैं, अर्थ के आधार पर कितने प्रकार के हैं, रूप के आधार पर क्रिया विशेषण अभी है वो कितने प्रकार के हैं। क्रिया विशेषण जो अव्यय हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, इनके जो भेद हैं, अलग अलग जो भेद किए जाते हैं, उस भेद करने के तीन आधार हैं। तीन आधार को लेकर के इनके भेद किए जाते हैं। तीन आधार कौन कौन से? प्रयोग के आधार पर और रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। तो हम कह सकते हैं तीन आधार लिए जाते हैं। तीन आधार कौन कौन से लिए जाते हैं वो देखते हैं। सबसे पहले प्रयोग के आधार पर दूसरा जो इनका विभाजन होता है वो होता है रूप के आधार पर, और तीसरा जो आधार माना जाता है वो माना जाता है अर्थ के आधार पर। तो सबसे पहले प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण शब्द हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो साधारण क्रिया विशेषण और दूसरे संयोजक क्रिया विशेषण। तो प्रयोग के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक साधारण क्रिया विशेषण और नंबर दो संयोजक क्रिया विशेषण। रूप के आधार पर इसके यानी क्रिया विशेषण के तीन भेद माने जाते हैं। कितने? तीन कौन कौन से? सबसे पहले मूल क्रिया विशेषण, दूसरे यौगिक क्रिया विशेषण और तीसरे स्थानीय क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले मूल क्रिया विशेषण, नंबर एक। नंबर दो यौगिक क्रिया विशेषण और नंबर तीन स्थानीय क्रिया विशेषण। तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण है, इन क्रिया विशेषणों को चार भागों में बांट दिया जाता है। अर्थ के आधार पर कितने भागों में? चार भागों में बांट दिया जाता है। चार भाग कौन कौन से? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। सबसे पहले नंबर एक स्थानवाचक।
क्रिया विशेषण। नंबर 2, स्थानवाचक वाचक के बाद में कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 3, परिमाणवाचक। कौन से? परिमाण। परिमाण के अंतर्गत नाप, तौल, मात्रा ये आते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 4 जो है वो होते हैं यानी रीतिवाचक, जो क्रिया की रीति बताने का कार्य करते हैं, तो हम कह सकते हैं रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब जो अलग अलग हमने 4 भागों में अर्थ के आधार पर इनको विभाजित किया है, इनके भी आगे चल करके उपभेद बन जाते हैं, भेद बन जाते हैं। जो स्थानवाचक हैं, स्थानवाचक के 2 भेद होते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के 2 भेद होते हैं। नंबर 1 जो भेद होता है वो कहलाता है स्थितिवाचक, यानी स्थिति का ज्ञान करवाते हैं। स्थितिवाचक स्थितिवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 2 जो होते हैं, एक तो स्थिति का ज्ञान करवाते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण होते हैं, लेकिन इसके 2 उपभेद होते हैं। वो एक तो स्थिति का ज्ञान करवाने के लिए प्रयुक्त होते हैं और एक यानी दिशा का। तो दिशावाचक क्रिया विशेषण। इसी तरह कालवाचक जो क्रिया विशेषण है, इस कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 भेद होते हैं। समयवाचक, अवधिवाचक और पुनः यानी पुनरावृत्तिवाचक। 3 भेद माने जाते हैं। 3 भेद कौन कौन से? नंबर 1 सबसे पहले आते हैं इसमें समयवाचक। समयवाचक क्रिया विशेषण। नंबर 2 जो होते हैं वो होते हैं अवधिवाचक। अवधिवाचक क्रिया विशेषण। और नंबर 3 जो होते हैं वो होते हैं पुनःवाचक, यानी इनमें पुनरावृत्ति का भाव रहता है। पुनःवाचक क्रिया विशेषण। उसके बाद में परिमाणवाचक जो है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के 5 भेद माने जाते हैं। कितने भेद माने जाते हैं? 5 भेद माने जाते हैं। नंबर 1 अधिकता बोधक। अधिकता बोधक यानी जो नाप तोल की जो मात्रा होगी उसमें अधिकता का बोध कराने वाले। नंबर 2 अधिकता का बोध कराने वाले जो क्रिया विशेषण है, तो न्यूनता का बोध कराने वाले भी क्रिया विशेषण होते हैं, तो उनको कहते हैं न्यूनता बोधक। नंबर 3 जो होते हैं वो होते हैं पर्याप्ति या पर्याप्त, तो इनको कहते हैं पर्याप्ति बोधक। और नंबर 4 जो होते हैं वो होते हैं तुलना। तुलना करते हैं, तुलना का बोध होता है। यहाँ पर तुलनात्मक विशेषता बताई जाती है, तो वो क्या है? तुलना बोधक है। और नंबर 5 जो होते हैं वो होते हैं श्रेणी बोधक। श्रेणी
बोधक, श्रेणी बोधक। इसी प्रकार जो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी भेद किए जाते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के भी भेद किए जाते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं वो होते हैं नंबर 1 प्रकार बोधक, नंबर 2 निश्चय बोधक, नंबर 3 अनिश्चय बोधक, नंबर 4 स्वीकार बोधक, नंबर 5 कारण बोधक और नंबर 6 निषेध बोधक और नंबर 7 है अवधारणा बोधक। तो 7 भेद माने जाते हैं। तो नंबर 1 रीतिवाचक में आते हैं, वो कौन से होते हैं? कह सकते हैं हम प्रकार बोधक। कौन से होते हैं? प्रकार बोधक। उसके बाद में निश्चय बोधक, नंबर 3 निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, नंबर 4 स्वीकार बोधक, स्वीकार बोधक, नंबर 5 जो होते हैं वो होते हैं कारण बोधक, कारण बोधक, और नंबर 6 जो होते हैं वो होते हैं निषेध बोधक, निषेध बोधक, और नंबर 7 जो होते हैं, 7वां जो प्रकार आता है वो होता है अवधारणा से संबंधित, तो उसको कहते हैं अवधारणा बोधक, अवधारणा बोधक। तो ये है अविकारी शब्द। और 4 प्रकार के अविकारी शब्द थे। अविकारी शब्दों में जो पहला था वो था क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा था संबंध बोधक अव्यय, तीसरा था समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा था विस्मयादि बोधक अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय हैं, उनके जो भेद हैं वो 3 आधार पर किए जाते हैं। कितने आधार पर? 3 आधार पर। प्रयोग के आधार पर, रूप के आधार पर और अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, साधारण क्रिया विशेषण और संयोजक क्रिया विशेषण। और जो रूप है उस रूप के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, मूल क्रिया विशेषण, यौगिक क्रिया विशेषण और स्थानीय क्रिया विशेषण। जो अर्थ है, अर्थ के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। तो परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण है वो है अर्थ के आधार पर, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण का। रीतिवाचक क्रिया विशेषण का जो अर्थ के आधार पर 4 है, स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक। ज्यादातर प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो रीतिवाचक में से पूछ लिए जाते हैं। तो स्थानवाचक है उसके 2 भेद हो जाएंगे, एक तो स्थितिवाचक और दूसरा दिशावाचक। इसी तरह कालवाचक है, कालवाचक के 3 भेद हो जाएंगे, समयवाचक, अवधिवाचक और पुनः यानी पुनरावृत्ति से संबंधित बोध कराने वाले। इसी तरह परिमाणवाचक है, परिमाणवाचक के 5 भेद हो जाएंगे, परिमाणवाचक के 5 भेद हो जाएंगे, अधिकता बोधक, न्यूनता बोधक और पर्याप्ति बोधक, तुलना बोधक और श्रेणी बोधक। रीतिवाचक जो क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के 7 भेद माने जाते हैं। कितने? 7 कौन कौन से? प्रकार बोधक, निश्चय बोधक, अनिश्चय बोधक, स्वीकार बोधक, कारण बोधक, निषेध बोधक और अंतिम होता है वो क्या होता है? अवधारणा बोधक होता है। क्या होता है? अवधारणा बोधक होता है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर हम जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, यानी अर्थ के आधार पर जो क्रिया विशेषण शब्द है अक्सर यही पूछ लिए जाते हैं। अर्थ के आधार पर, रूप के आधार पर है नहीं पूछे जाते हैं, प्रयोग के आधार पर है नहीं पूछे जाते हैं। तो महत्वपूर्ण जो है रूप के आधार पर भी हम नहीं पढ़ेंगे ज्यादा विस्तार से,
प्रयोग के आधार पर भी ज्यादा विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर, क्योंकि परीक्षा में ज्यादातर प्रश्न है वो यहीं से पूछे जाते हैं। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन आपको इतना बेसिक ज्ञान होना चाहिए कि इनका तीन तरह से जो तीन आधारों को लेकर के विभाजन किया जाता है वो कौन कौन से हैं, फिर उनके उपभेद कौन कौन से हैं, फिर उनके जो आगे भेद हैं उनके उपभेद कौन कौन से होते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम जो कल की जो क्लास होगी, यानी ये हमारी अविकारी शब्द अव्यय शब्द पार्ट 1 क्लास है, और कल हमारी पार्ट 2 के नाम से जो अविकारी शब्दों को लेकर के जो क्लास होगी उसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण या अर्थ के आधार पर अविकारी शब्द। और सबसे पहले अर्थ के आधार पर जो अविकारी शब्द हैं उनमें पढ़ेंगे स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द, स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्द। तो आज की क्लास आपको अच्छी लगी है, आपको पसंद आई है, तो इसको अपने सहपाठियों तक, अपने मित्रों तक शेयर करें। और अगर कोई आपको किसी प्रकार का संशय है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर, यानी अपना जो किसी तरह का संशय है या किसी तरह का सुझाव है तो लिख कर भेज सकते हैं। और जो विद्यार्थी इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।